ईरान पहले ही अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है और ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सदर खुद मुतजाद बयानात दे रहे हों तो सवाल ये उठता है कि एतमाद की फ़ज़ा कैसे कायम हो सकती है। यही वजह है कि ईरानी क़यादत ने वाज़े तौर पर ट्रंप के जारहाना रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया है और इसी हवाले से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर का सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहना है कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बाकर का मजीद कहना था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके खुद फरेबी का शिकार है और वो नई जंगजूई का जवाब पैदा कर रहे हैं जो उनकी खाम ख्याली है। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का यह बयान ईरान के मौक़िफ़ को पूरी तरह वाज़ेह करता है। ईरान ये समझता है कि अमेरिका मुज़ाकरात को एक ऐसे अमल में तब्दील करना चाहता है जहां ईरान को झुकने पर मजबूर किया जाए। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम होता जाता है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त का इंदिया दिया है और ये भी कहा है कि तेहरान की जानिब से मस्बत इशारे मौसूल हुए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। इसी तनाजुर में अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी सामने आई जिसके मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फैसला कर लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और ईरानी मीडिया में इससे कबल मुज़ाकरात में शिरकत से मुतल्लिक़ मुतज़ाद खबरें भी सामने आती रही हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सादा सा सवाल यही है कि क्या मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो पाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट दिया है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जो सीज़ फायर की मुद्दत है उसमें तोसी नहीं होगी और फिर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी बदस्तूर बरकरार रहेगी, क्योंकि प्री कंडीशंस ईरानियन साइड से यही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी हुई है बैरिकेड्स ओवर बैरिकेड्स, इसको ख़त्म किया जाए। ये ब्लॉकेट क्यों है, फिर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे तवक्कुआत इम्कानात तो यही ज़ाहिर किए जाते हैं कि कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो, लेकिन क्या इन हालात में हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि जैसे ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन देखिए उन्होंने उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। एक तो ये कि जी सीज फायर जो है उसके अंदर एक्सटेंशन वो नहीं चाहते कि हो। दूसरा ये कि बहुत उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बहुत अच्छा जो मुआहिदा है वो ईरान के साथ होता हुआ देख रहा हूँ, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उन्होंने, अगर आप उनकी बाकी स्टेटमेंट्स देखें, उन्होंने एक जंग के बारे में कही कि जी हमने ये जंग जीत ली है, हमने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हमने तबाह कर दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, जिसकी अभी आप भी बात कर रहे थे। तो ये भी वो फेस सेविंग वाली स्टेटमेंट्स हैं। और फिर उसके साथ जो बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो लगता यही है कि ज़्यादातर रुझान उनका इसी चीज़ पे है कि ये मामला जो है एक दो दिन के अंदर तय हो जाए। क्योंकि देखें, साथ उन्होंने ये कहा कि जी हमने 8 साल इराक वॉर लड़ी, हमने 14 साल वियतनाम वॉर लड़ी, ये तो अभी 5 हफ्ते गुजरे हैं। लेकिन वो वियतनाम वॉर हो या इराक वॉर हो या फॉर दैट मैटर 3 साल से जारी यूक्रेन वॉर हो, वो दुनिया को अफेक्ट नहीं करती। ये तो वॉर दुनिया को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये दुनिया की जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो सारे का सारा दुनिया का एनर्जी कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है। अच्छा, सारे का सारा इसलिए जी देखिए, 30% फर्टिलाइजर यहाँ से गुजरती है, 20% जो है वो नेचुरल गैस दुनिया की यहाँ से गुजरती है, LNG। 15% जो है वो ऑयल यहाँ से गुजरता है। इसका क्यूमुलेटिव आप इफेक्ट देखें तो वो 70 से 80% है पूरी दुनिया के ऊपर। ऑलरेडी इंडिया के अंदर, ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर, ऑलरेडी यूरोप के अंदर फर्टिलाइजर का जो है ना शॉर्टेज होती हुई नजर आ रही है जी। तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप इसको आप कंपेयर करें तो पहले तो ये कंपैरिजन ही ठीक नहीं था। लेकिन वो जिस तरह से जहाज के अंदर बैठ के जी बात कर रहे थे, ये भी कह दिया गया है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है उसमें दो लोगों का तो नाम यकीनी तौर पे दिया गया है, विटकॉफ साहब और जैरेड कुशनर का, जिसको पूरा अमेरिका जो है नियोफाइट कह रहा है। नियोफाइट स्पेशली जैरेड कुशनर को, क्योंकि नियोफाइट मीन्स के ये कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में या स्टेट क्राफ्ट के अंदर कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो तो इज़ अ बिजनेसमैन और वो भी लैंड के और प्रॉपर्टी के इश्यूज के ऊपर। खैर एनीवे, नेवरदलेस वो पिछले 2 सालों से अमेरिका के लिए जो मिडल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन वॉर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव तो हैं।
खैर उनका जेडी वैंस साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में कहा गया कि वो आएंगे, लेकिन ये पक्का नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टेलीफोन पे प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं, लग ये रहा है कि किसी जहाज में सवार हैं, कोई पता नहीं वो खुद कल यहाँ पे पहुंच जाए। सो बहुत जी इट्स अगेन श्राउडेड इन, मैं मिस्ट्री नहीं कहूँगा, बट अनसर्टेनिटी, और एक जो है ओपैक सिचुएशन है, ओपैक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हुआ। ये मुझे लगता है ये इंटेंशनल है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। और जैसे आपने सवाल किया था कि क्या कल वाली जो मुज़ाकरात हैं वो हो पाएंगे या नहीं कंक्लूसिवली, तो मेरा ये ख्याल है कि जी ज़रूर हो पाएंगे। मेरी अपनी एज ऑप्टिमिस्टिक आप कह लीजिए कि राय है। और इसका जो इंडिकेशंस हैं वो आज रात को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग वो मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईरान भी अभी तक वेट एंड सी कर रहा है। ईरान ने जो अटेंड करने की प्री कंडीशन आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो ये रखी है कि जी जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर से जो ब्लॉकेट है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये इस सारे बैकग्राउंड के अंदर जी फिर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब की ये जो उनकी जो अभी वाली स्पीच है जो उन्होंने किसी जगह से टेलीफोन के ऊपर दी है, आई थिंक जी वो इंडिकेट करती है कि ये कल ज़रूर कोई ना कोई बैठक होगी जी। ज़ाहिर है इस पे एनालिसिस ही किया जा सकता है, और एनालिसिस ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन अभी हमारे यहाँ नहीं है कि कोई ईरानी वफ्द पहुँच रहा है, या इवन जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए सिचुएशन को एनालाइज ही किया जा सकता है, और ज़ाहिर है कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द विक्ट्री ऑफ यूएस, या वो फेस सेविंग ऑफ यूएस, या वो नैरेटिव जिसको वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है अभी तो मिड टर्म इलेक्शंस सर पे हैं, और एक इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, फिर एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर भी मौजूद है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रेशर भी है। तो इस सारे में क्या है जो वो गेन करना चाहेंगे? जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, बहुत कम आवाज़ आई जी, इट्स नॉट ऑडिबल जी। जी, मैं ऑडिबल ना हो, मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको कल साहब? जी बहुत कम आ रही है, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ जी, काइंडली रिपीट जी, कीजिएगा। मैं कर सब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यूएस साइड की क्या कंपोनेंट्स ऐसे हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स द विक्ट्री ऑफ यूएस, वो फेस सेविंग नैरेटिव जो उनको चाहिए है, वो एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या हो सकता है? एक चीज़ तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है और सारा कुछ, क्या वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अभी खदशात का इजहार कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ये क्वाइट डिप्लोमेसी है ना जी, कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं जो पब्लिक डोमेन में हो। जी देखिए, वो जो फेस सेविंग नैरेटिव है, पहले तो उनको ये चाहिए कि वो सबको बताएं कि वो जंग वो जीते हैं। दूसरा, उनको फेस सेविंग नैरेटिव ये चाहिए कि वो ये जंग हारे नहीं हैं, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी तबाह कर दी है। और जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपने तबाह कर दी है तो फिर आपको कुछ चाहे 450 kg एनरिच्ड यूरेनियम है 60% या 600 kg है, फिर तो ज़ाहिर है आपको कोई कंसर्न नहीं उससे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके साथ साथ देखें, ये अब जियो पोलिटिकल इशू है। और अगर तो ये इशू हैंडल नहीं होता, मैंने जैसे कहा ना जी, कोई एक्सक्लूडेड ये इराक वॉर नहीं है, वियतनाम वॉर नहीं है, यूक्रेन वॉर नहीं है, ये अगर इशू हैंडल नहीं होता तो ये इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट सेकंड द अदर सेकंड ये जियोफिजिकल इशू बन जाता है। जियोफिजिकल मींस के सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा कि फिर कंट्रीज जो हैं वो डोमिनो इफेक्ट में एक के बाद एक उस वॉर का हिस्सा बन गई थी। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है, और इसलिए इसके अंदर मैं समझता हूँ जी कि जो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही इन अ वे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है एज ए मीडिएटर पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। ये भी देखिए कि फाइन कि आपके जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का इशू है वो सॉल्व होने में शायद ज़्यादा टाइम ले। मैं तो हमेशा पिछले को 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ जी कि जो बेसिक और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो है ही स्टेट ऑफ हॉर्मस का, क्योंकि पहली दफ़ा ईरान को पता चला है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो उसको डेटरेंट वैल्यू देती है इस वॉर के अंदर एज ए लीवरेज यूज करने की। और अमेरिका उस डेटरेंट वैल्यू को काउंटर करना चाहता है जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर ब्लॉकेट करके, एज अ जो हम जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में कोहर्जन की पॉलिसी कहते हैं, थ्रू कंपलेंस। तो वो कंपलेंस क्रिएट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सिक्योरिटी एंड डिफेंस मौजूद थे।